सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। कल एक बड़ा ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग डे है, इस लिहाज से कि कल अमेरिका में इंतखाब होने जा रहा है और कल अमरीकी अवाम अपना 47वां सदर चूज़ करेगी, उसका इंतखाब करेगी। अब जो कल हम देख रहे हैं जो मुकाबला होने जा रहा है, ख़ास तौर पे अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो सिक्योर करने होते हैं जनाब 270 इलेक्टोरल वोट आउट ऑफ 538। उसमें हम देखेंगे ये कि अब जो दो उम्मीदवार हमारे सामने हैं, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस हों या दूसरी जानिब हम देख रहे हैं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हों, इनमें मुकाबला जो अब पोल्स बता रहे हैं वो बड़ा नेक टू नेक मुकाबला बता रहे हैं। अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन किस पर भारी है, लेकिन पोल्स के बारे में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो पोल्स हैं वो 100% नताइज पर, हम ये नहीं कह सकते कि जनाब ये नताइज उस पर आते हैं, उसके मुताबिक आते हैं, पोल्स के मुताबिक। चूँकि अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो उसमें भी हमारे सामने एग्जांपल मौजूद है। हिलरी क्लिंटन थी 2016 के इलेक्शन में ट्रंप के मुकाबले में, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अल गोर थे जूनियर बुश के मुकाबले में, लेकिन दोनों पोल्स में आगे दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो मैदान मारा था वो ट्रंप ने मारा था और दूसरी जानिब जूनियर बुश ने मारा था। अब जनाब एक तीसरी पार्टी का फैक्टर इन इंतखाबात में बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है ग्रीन पार्टी जिल स्टेन की। अब उनका जो उम्मीदवार जिल स्टेन है किस तरह से वो इम्पैक्ट करेंगे इस इलेक्शन में, और अगर तीसरी पार्टी किसी एक पार्टी को 270 का फिगर जो है अचीव करने से रोक देती है, प्रिवेंट करती है, तो फिर क्या किस तरह से इलेक्शन होगा, कैसे हार जीत जो है वो डिक्लेयर की जाती है, ये भी बड़ा इंटरेस्ट है। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर दानिश हैं, तशामुल हक साहब हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। सबसे पहले ग्रीन पार्टी का जो मैंने सवाल उठाया है, इसका फैक्टर किस तरह से देख रहे हैं, और जो दूसरा सवाल है उसको भी एड्रेस कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक पोल्स का ताल्लुक़ है, जाहिर है कि पूरी दुनिया की नज़र वहाँ पे है। अहम तरीन सर्वे होते हैं उसमें, और वो अपना पोल्स देते हैं। जाहिर है ऐसे तो नहीं है कि बैठे बैठाए दे देते हैं, लेकिन बहरहाल ये कहना कि 100% जो है वो पोल्स की राय जो है वो दुरुस्त होती है, क्योंकि नेक टू नेक ये चीज़ होती है। इस और दूसरा पॉपुलर वोट, बाज़ औक़ात कोई पॉपुलर है तो उसका वोट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रल में वो हार जाता है। और मोस्टली देखने में आया 5 दफ़ा अमेरिका में ऐसा हुआ है कि पॉपुलर वोट ज़्यादा हैं लेकिन इलेक्ट्रल में वो हार गए, सदर नहीं बन सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अहम तरीन सर्वे है वो मैं आपके सुनने वालों को बता देता हूँ कि जी की 48-47% जो है वो इस वक्त आपके है। कहीं 48 ट्रंप को दिया जा रहा है और 47 जो है वो कैमला हैरिस को दिया जा रहा है। कहीं 48 कैमला हैरिस को दिया जा रहा है, कहीं 47 जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को देने वाले दो तीन अहम तरीन इदारे हैं, जिनमें एक वॉल स्ट्रीट जर्नल है जो उनको एज दे रहा है 48 का। उसके बाद हैरिस एक्स है जो कि उनको एज दे रहा है। इसके अलावा आपके फॉर्बेस है जो कि उनको एज दे रहा है। लेकिन कैमला हैरिस को जो एज मिल रहा है वो बहुत सारे जगहों से मिल रहा है। एक तो वहाँ मिल रहा है आपका न्यूयॉर्क टाइम्स उसको एज दे रहा है, उसकी सर्वे में है। एक सीना कॉलेज का सर्वे होता है, उसका एज है बहुत बड़ा। उसके बाद 538 एक इदारा है जो कि उनको एज दे रहा है, और रियल क्लियर पॉलिटिक्स जो एक इदारा है वो भी उनको एज दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा CNN, रॉयटर्स, BBC, अल जज़ीरा अगर आप मॉनिटर करें, आप वॉच करें तो इंडिविजुअल्स कई राय जो हैं वो कैमला हैरिस के फेवर में जा रहे हैं। एक बहुत अहम बात जो वो ये है कि जी जो अमेरिका की सबसे बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है और वो कहलाती है CAIR, जो कि काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है वो बड़ी अहम तरीन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका जिक्र आपने भी किया। और वो ये है कि कैमला हैरिस को तकरीबन 29.4% वोट की तरफ ले गए हैं, और आपके ट्रंप को 11% वोट मिला है, और जो 29.1% वोट है मुसलमानों का
वो ग्रीन पार्टी का जेलस्टाइन की तरफ गया है। और इस दफ़ा देखने में आया है कि जी मुसलमानों का ज़्यादातर वोट जो है, मेजॉरिटी ऑफ द वोट उनके यंगस्टर्स का ये ख्याल है कि हम किसी तीसरी तरफ जाएं, क्योंकि वहाँ दो सिस्टम का मौजूदगी है और दो सिस्टम की बुनियाद पर सूरत हाल जो है वो आपका कंडीशंस ऐसी है कि जी पाकिस्तान में भी देखा होगा, वहाँ भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स है। तो ये एक नए नौजवानों में ये चीज़ें आ रही हैं, ख़ासतौर पे मुसलमान इस तरफ जा रहे हैं कि एक तीसरी जमात को दिया जाए। अब मैं एक जुमला कहते हुए ख़त्म करता हूँ और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की एक बहुत ही अहम इश्यूज़ पर अब ये डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही है, क्योंकि कमला हैरिस कह रही है कि मैं वकील हूँ और डोनाल्ड ट्रंप जो है मुजरिम है, क्योंकि अगर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ये मुकदमा हार गए तो फिर वो जेल जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की उनको स्टे और 4-5 अहम तरीन केसेस है, उनमें माली धोखाधड़ी का केस है, खुफिया दस्तावेजात का केस है, 2020 में इंतखाब मुदाखलत का केस है जॉर्जिया का, कैपिटल हिल हंगामे का केस है 6 जनवरी 2021 का, और एक जिनसी ज्यादती का केस। ठीक है एहतशाम साहब, ये जो अभी डॉक्टर साहब भी बात करें ग्रीन पार्टी की, अगर हम बात करें प्रेजेंस की, इस बार जो सिग्निफिकेंस आप समझते हैं, एक रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न वो ये भी है कि वहाँ पे जो मुस्लिम वोटर है वो बड़ा डिसअपॉइंट है, दोनों की पॉलिसी जो है वो गज़ा में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो ये सारे सिचुएशन को देखते हुए जो ग्रीन पार्टी हम देख रहे हैं, ये किस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी? आपने देखा 150 साल की जो अमेरिका की आप देख लें जमहूरियत है और सियासत है, उसमें हम देख लें पहली मरतबा एक बड़ी फंडामेंटल चेंज है, वो है ग्रीन पार्टी का आना। अगरचे ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा डंड डाल के जीत नहीं सकती, लेकिन ये जिसको कहना चाहिए कि दूसरों को नुकसान पहुँचा सकती है। अभी जिस तरीके से, और इससे किस पार्टी को वैसे नुकसान पहुँच सकता है ज़्यादा, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन? ये अपना रिपब्लिकन के लिए होगा नुकसानदेह, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि जी डेमोक्रेट के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि जो 4 ममालिक यूरोप के हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत है ग्रीन पार्टी, जिसमें बेल्जियम है, आयरलैंड है, उसके बाद स्पेन है, जर्मनी है, ये सारे जो है ना ये चाह रहे हैं कि आप बैठ जाएँ अपना इनके हेली के अपना क्या कहते हैं हैरिस के, इसके हक़ में बैठ जाएँ, क्योंकि नहीं बैठेंगे तो नुकसान आपको होगा। तो इस लिहाज से इनका तो ये कहना है, बड़ी जिस अंदाज से लिबरल हैं, लेकिन साथ साथ आप देखेंगे इनका एजेंडा कहा जाता है डेमोक्रेट के बड़ा करीब है। तो जिस तरीके से ये इन्होंने गज़ा वार के ऊपर स्टैंड लिया, इतने बड़े जलसे जुलूस वहाँ पे यूरोप अमेरिका में कराएं, तो आज सारी दुनिया भी परेशान हो गई है। तो अब ये ओपिनियन तो शायद इतनी ना बदले, लेकिन जाहिर है कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो तो शायद वोट ट्रंप को करेंगे ज़्यादा, लेकिन मेजॉरिटी जो वोट है बाकी मिडल ईस्ट के लोग हैं वो कहा जा रहा है कि वो इनको जेलस्टाइन को वोट करेंगे जो है ग्रीन पार्टी की। अब सवाल ये कि जी होगा क्या? देखिए सूरत हाल आमना ये होगी कि जितनी तेज़ी के साथ ये इलेक्शन आप देख लें, प्रगंदा हो रहा है, इल्ज़ामात तलखियाँ इतनी बढ़ गई हैं, आज जितनी अमरीकी कौम डिवाइडेड है, जिस तरीके से आप देख लें तकसीम है, और लोग कह रहे हैं शायद ये तारीख का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन भी हो सकता है और इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली होंगे। अभी देख लें ट्रंप साहब ने तो अभी से कहना शुरू कर दिया है कि जी धांधली शुरू हो गई है। आपको याद है 2000 के इलेक्शन में, 2016 के इलेक्शन में जो उन्होंने कहा था कि जी 2020 का इलेक्शन कि जी धांधली हुआ, वो यही कहते हैं कि जो मेलिंग के ज़रिए वोट्स आए उसमें धांधली की गई है। अभी आप देख लें कि ये जो लोगों ने वक्त से पहले वोटिंग शुरू हुई है, 7 करोड़ लोग वोट दे चुके हैं, उसमें भी वो इल्ज़ामात इस तरह के लगा रहे हैं। तो ये लगता नहीं है कि इतनी आसानी के साथ अगर हार जाते हैं ट्रंप साहब तो इसको मानेंगे, उसके बाद बड़ा तरीके से लोगों को ये वाली सिचुएशन तो वो लगता है कि वो अब आने वाले दिनों में शायद मेरा ख्याल है अमेरिका के लिए मुश्किलात होगी, क्योंकि कोई फेयर पॉलिसी नहीं बन रही। पेंटागन आज परेशान है कि क्या करें। एक बात आमना आखिरी बात में बताऊं कि अब जिस तरीके से अमेरिका बाहर की जंगों में अपनी मर्जी करता रहा है, हाँ। अब इतनी ज्यादा पब्लिक ओपिनियन बन गई है कि न्यूयॉर्क टाइम तो साथ खड़ा है, वाशिंगटन पोस्ट ने हाथ खड़े कर दिए किसी भी कैंपेन। तो लोग जो है ना उनको अवेयरनेस आ रही है कि जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो लोगों को इस्तेमाल करती है, तो क्योंकि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है ट्रम्प, तो इसलिए शायद इनके लिए बहुत ज्यादा नरम गोशा भी है। अल्टीमेटली क्या होगा, जिससे सब कह रहे हैं नेक टू नेक, कुछ नहीं पता, बट सवाल फिर वही है, नाइफ एज पे सारा मामला चला गया। ये शाह साहब के पास सवाल है, शाह साहब ये 270 का फिगर आप लगता है दोनों पार्टीज में से कोई इजीली अचीव कर लेंगे, या ग्रीन पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो आपके वोट्स हैं उनको मुतासिर करेगी, और ये ना हो फिर ये कंटेंजेंट जो एक टर्म यूज होती है उस प्रोसेस में चले जाए। जो CIR के सर्वे की बात डॉक्टर साहब ने भी की,
हाँ, मैं उसी तरह हूँ जो काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस का जो सर्वे है वो मेरे ख्याल में बड़े एक लिमिटेड तादाद के ऊपर उन्होंने किया, और जो परसेंटेज 1540 लोगों का उन्होंने एक रफ सा सर्वे किया, और उसके ऊपर अपनी तमाम जो उसको फाइंडिंग्स को जो है ना वो हाइपोथेकेट किया कि शायद इतने मुसलमान जो है वो वोट देंगे जो ग्रीन पार्टी की कैंडिडेट है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, वो देखिए गज़ा के ऊपर मेरे ख्याल में ना तो ट्रंप और हारिस की, दोनों की पार्टी जो हैरिस की हैं, वो शायद उनका एक ही स्टांस है। एक ज़रा आप समझ लें कि थोड़ा सा हार्श स्टांस वाली है, दूसरी जो है ज़रा सा हम कहते हैं माइल्ड स्टांस लेने वाली है। लेकिन इसके बावजूद अगर ओवरऑल देखें, मेरे ख्याल में इन दोनों मेजर पार्टीज़ का कोई इसराइल और ज़ायनिस्ट स्टेट के हवाले से पॉलिसीज़ के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अब ग्रीन पार्टी इतना ज़्यादा शायद मेरे ख्याल में इफेक्ट ना कर सके जैसे कि हम समझ रहे हैं, या जो इस वक्त एक सर्वेस के ज़रिए से जो है थ्योरी पेश की जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये दो बड़ी पावरफुल पार्टीज़ हैं। जहाँ तक वही बात आपने की कि जी इलेक्टोरल वोट अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ थी मेरे ख्याल में उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बड़ा ज़्यादा होता रहा, और जिस तरीके से वो हम कह सकते हैं ना कि जो ट्रंप की पॉलिसी होगी वो फर्स्ट अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से, तो जाहिर बात है कि जितनी इस वक्त जो चैलेंजेस है वो अमेरिका को दरपेश है, यूक्रेन का इशू है, आपके गज़ा का इशू है, इसके अलावा जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो अब अगेन नज़रिया आएगा कि कोशिश करेंगे ट्रंप के वो विड्रा करें उन कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड चीज़ों को, और ज़्यादातर इकॉनमी पे और बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करें। तो देखिए अब मेरे ख्याल में अमेरिकन जो यूथ है वो भी समझती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और जंगें जिसके अंदर हमेशा अमेरिकन इन्वॉल्व रहे हैं, वो अगर आप देखें चाहे वो इराक वॉर थी, चाहे वो अफगानिस्तान की वॉर थी, चाहे वो वियतनाम की वॉर थी, उसके अंदर अल्टीमेटली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अमेरिकन को शिकस्त इस लिहाज से हुई कि कोई बड़ी कामयाबियां जो है वो इनको नहीं मिली, उल्टा बॉडी बैग्स लिए वापस लेके गए। ठीक है, दुनिया के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को कायम करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं मेरे ख्याल में ना तो पाकिस्तान उनके लिए इतना अहम है, ना बाकी एरियाज अहम उनके लिए क्या है, उनकी अपनी इकोनॉमी है। अगर वाकई ट्रंप या कोई दूसरा कैंडिडेट वो इकोनॉमिकली उनको लेके जाता है, कॉन्फ्लिक्ट से दूर लेके जाता है, ट्रबल से दूर लेके जाता है, तो वो उस कैंडिडेट को वोट करेंगे। अब देखिए ट्रेंड यहाँ बैठ के अगर हम सिर्फ जो सर्वेस के ऊपर बात करें, मैं नहीं समझता, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट कुछ भी हो सकता है, जब तक पोलिंग होती नहीं है तो उस वक्त तक तो मेरे ख्याल में जुल्फकार साहब की जानिब चलते हैं। लेकिन जो मुझे विजिबली नजर आ रहा है शायद कि ट्रंप का पल्ला भारी नजर आता है एज कम्पेयर टू हारिस। ठीक है जुल्फकार साहब, ये जो ग्रीन पार्टी है इसकी प्रेजेंस के साथ साथ जैसे अभी शाह साहब ने भी ट्रंप का पलड़ा भारी उनको दिखाई दे रहा है, आपको भी लग रहा है कि उनको वेटेज हासिल है इस इलेक्शंस में? क्योंकि एक ना कहीं हम देख रहे हैं सिंपथी वोट का भी एक आंसर पाया जा रहा है, जो उन पर अटैक्स हुए, जो केसेस उनको सामना करना पड़ा इन सारे मामलों को देखते हुए। देखिए ये उन इलेक्शंस में से हैं जो एक अनएक्सपेक्टेड वो रिजल्ट लोग उसको समझते हैं कि डिसाइड कोई कर नहीं पाता कि ट्रंप बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि ट्रंप की मकबूलियत है, ये जैसे आपने सवाल किया कि एक सिंपैथी वोट उनको पड़ रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं, कामला का भी जो है वो जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ हैं लोग ये भी देखते हैं। एक फैक्टर ये मुझे ऐसा नज़र आता है कि उन्होंने ये देख लिया कि जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ हैं कामला क्या करेगी, उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी। ये फॉरेन पॉलिसी की बात करें, डोमेस्टिक पॉलिसीज या दोनों ही? ओवरऑल मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। देखिए फॉरेन पॉलिसी की तरफ मैं आता हूँ तो ये उनका ये ख्याल है कि अमेरिकन जो वोटर्स है उनका ये ख्याल है कि इनका तो वही फॉलो होगा और ये बिल्कुल उसी तरह करेंगे, लिहाजा ये कोई ज़्यादा वो नहीं होगा। ट्रंप जो है उनकी जो पॉलिसियाँ पहली थी या जो रह गई थी या उन्होंने जो कुछ करना है, एक उनका एक स्टांस आपका वो एक है जो लोकल पॉलिसीज़ उनकी हैं, सहूलतें देना, और ख़ासकर इमिग्रेंट के लिए। इमिग्रेंट जो है वो अगर आप सर्वेस देख लें उनमें से वो कहते हैं कि जो बाइडेन की पॉलिसी काफ़ी वो रही हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है इमिग्रेंट्स के लिए, और कानूनी तौर पर जो आते हैं और उनको सहूलतें देने की बात है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ट्रंप ने कभी नहीं कि हमेशा मुखालफत किया और एक नफ़रत की वो की है कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये इनकी नफ़रत वाली पॉलिसीज़ है। अब आ जाए आपके फॉरेन पॉलिसी में ट्रंप क्लेम करता है कि जी मैं होता तो ये जंग ही नहीं छेड़ती मिडिल ईस्ट। फॉरेन पॉलिसी बाय द वे बिल्कुल ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में बात भी करेंगे। मैंने तो यूक्रेन का मसला भी बिल्कुल वो हल करना है, ये भी सारा उनकी एक पॉलिसी जो है ईरान के साथ देखें वो, लेकिन ऐसा नहीं है।
वो बात बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं जो हमारे दोस्तों ने बात की कि जो पॉलिसीज इनकी अमेरिकन की जो पॉलिसीज हैं, जो इसराइल की पॉलिसी है वो इसराइल को ही ईरान की पॉलिसीज हैं, इफ एंड बट्स के साथ, थोड़ा जेर जबर के साथ अगर आप कर ले, लेकिन इनकी पॉलिसीज वही रहेगी जो उनकी रहेंगी। इजराइल को सपोर्ट तो रहेगी। लास्ट मेरी बात यह है कि जो इलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन में बिल्कुल बिल्कुल एक क्लियर वो नहीं कह सकता है कि ये जीत जाएगा, ये जीत जाएगा। बहुत उसमें होगा कि डिसाइड कोई नहीं कर पाता। बावजूद इसके डॉक्टर साहब ने जो है भी हमारे सामने बिल्कुल एक नक्शा उसके सामने कर दिया, उसके बाद भी हम कंफ्यूज है कि कौन जीतेगा, वो होगा। हाँ, ये अंदाजे हम लगा सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे पैनलिस्ट भी बात करें कि प्रो इजराइल पॉलिसी तो है, लेकिन जो वहाँ पे ह्यूमन लॉस हो रहा है गाज़ा में, उसमें हम देखेंगे कि अगर किसका कोई स्लाइटली कोई चेंज लेके आ सकता है तो वो कौन लेके आ सकता है। और दुनिया इन इलेक्शंस को बड़े क्लोजली देख रही है। तो दुनिया के लिए ये इलेक्शंस इतने ज़रूरी या इतनी अहमियत के हामिल क्यों हैं, और साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी किसकी बेहतर है, सारे मामला को देखते हुए, सिर्फ गाज़ा इसराइल को नहीं, जो अभी यूक्रेन रशिया वाला एक तनाज़ा है हमारे सामने, ये US चाइना वाला मामला, ये ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। जिस तरह से हम बात करें अभी खारजा पॉलिसी की, वहीं पे आपके साथ ये भी अपडेट शेयर करें कि अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया कि इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से रोकने के लिए अमरीकी वार्निंग के बावजूद ईरान की जानिब से अरब सिफारतकारों को आगाही दी गई है कि ईरान इसराइल पर पहले से ज़्यादा ताकतवर हथियारों के साथ जवाबी हमला करने के लिए तैयार है, जो बहुत अलार्मिंग है। जिस तरह से उन्होंने खित्ते को भी इस हवाले से अलर्ट कर दिया है। अब दूसरी जानिब जो अमरीकी सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, ट्रंप वहाँ पर दावा तो बहुत करते हैं कि वो अगर होते तो ये जंगें ना होती, और वो ये भी अपने आप को कह चुके हैं कि वो एंटी वार वाला उनकी पॉलिसी है। लेकिन दूसरी जानिब जो हमने कैंपेन देखी है उसमें हमें कुछ बहुत वो इस तरह के मामला देखने या सुनने को नहीं मिले कि जिसमें हम ये कहें कि ये जो इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन जारी है गाज़ा में, ख़ास तौर पे इंसानी जो जानों का ज़िया हो रहा है, तो उस हवाले से उनकी पॉलिसी है, उस हवाले से अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली। दोनों कैंडिडेट्स हों, चाहे वो हमारे सामने हो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कामला हैरिस और दूसरी जानिब ट्रंप। तो शाह साहब, ये अगर हम बात करें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है चले बाइडन इंतज़ामिया वाली ही पॉलिसीज़ लेकर चलेंगी कामला हैरिस, उनको तो आजमा लिया इस पार्टी को। हो सकता है कि ट्रंप जितनी वो अनसर्टनिटी उनके हवाले से पाई जाती है, उनकी ज़ात के हवाले से, तो कुछ मामला वो बेहतर करें, एटलीस्ट सीज़ फायर ही हो जाए, ताकि जो इंसानी जान है वो तो वहाँ पर सेफ रहें, ये वाले मामला हों। तो आपको लगता है कि कुछ स्लाइट बेहतरी आ जाए, शायद स्लाइट पीस आ जाए वहाँ पर, ट्रंप अगर आते हैं तो? देखिए, मेरे ख्याल में इसराइल के ऊपर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल वाजे है। जैसे कि वो फेडरल कास्ट्रो से किसी ने एक दफ़ा पूछा कि आपका क्या ख्याल है, तो उसने कहा जी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ऐसे हैं जैसे कि एक जूते के अंदर कभी एक पाँव आप डाल दें और कभी दूसरा पाँव डाल दें। तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क पड़ा नहीं। जैसे मैं पहले भी कहा कि शायद जो ज़ायनिस्ट लॉबीज़ की जी बिल्कुल एक ही है, और मेरे ख्याल में शायद इसराइल के हवाले से बिल्कुल वो शायद बेबस रहेंगे। और दूसरा देखें, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है वो शायद उसकी चेंजेस बड़ी कम होंगी, चाहे जो भी प्रेसिडेंट होगा, चाहे वो ट्रंप आता है या कामिला हारिस आती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में वो डिसाइडेड चीज़ है। जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है शायद उसके अपने भी आदाब हैं। अब ये ऑब्वियसली एक चीज़ है कि कांग्रेस और इस्टेब्लिशमेंट और पेंटागन के दरमियान हमेशा से मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट रहा है। देखिए आप ये कि सेंटकॉम की जो पॉलिसी साउथ एशिया और मिडल ईस्ट के हवाले से रही है, वो इस लिहाज से जंगों के ख़िलाफ़ रही हैं। आप देखते हैं बाकायदा उनकी जो न्यूज़ वायर्स हैं या उनके जो हम कहते थे प्रॉक्सी मीडिया आउटलेट्स हैं, वो हमेशा पीस और इस साइड की इशूज़ को ज़्यादा फोकस करते रहे एज़ कम्पेरेटिवली आपके जो दूसरे उनके आउटलेट्स हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका हो गया, या जो जंग को प्रमोट करने वाले थे। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए, मेरे ख्याल में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई तब्दीली आएगी अगर ट्रंप जीतते हैं, तो फिर ये हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को विड्रॉ करें, क्योंकि फर्स्ट अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से वो आगे चलना चाहेंगे, वो इकोनॉमी को बेहतर बनाना चाहेंगे, और मेरे ख्याल में जो अनड्यू स्पेंडिंग है ऑन कॉन्फ्लिक्ट वो उसको विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये मुझे एक चीज़ चेंज नज़र आती है। बाइडेन की जो पार्टी है वो आप देखें, अगर कामिला आती हैं तो शायद वो कंटिन्यूएशन होगी और वो कोशिश करेंगे कि
कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड चीज़ें जो है वो ज़्यादातर चलती रहे, क्योंकि अमेरिकन हमेशा चाहते रहे प्रॉक्सी वार। जो आखिरी चीज़ मेरे जहन में वो ये है कि मेरे ख्याल में साउथ ईस्ट एशियन रीजन अगर विड्रा करता है ट्रम्प अपने जो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड जो अमेरिकन पॉलिसी है उसको विड्रॉ करता है, तो उस पर यह होगा ज़्यादातर इकॉनमी के ऊपर फोकस होगा, इंडिया रिलेशन, काउंटर चाइना रिलेशन और फिर यूक्रेन, ऑब्वियसली रशिया के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा रहेगा। तो ये ओवरऑल ऐसी चीज़ें जो कि मेरे ख्याल में अमेरिकन यूथ चाहेंगे कि अनड्यू वॉर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आई हैं, चाहे वो अफगानिस्तान थी, चाहे वो वियतनाम था, चाहे वो इराक है। तो मेरे ख्याल में ये एक एज दे सकता है ट्रम्प को और ये एक पॉलिसी शिफ्ट हमें नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में इजराइल के हवाले से अमेरिकन पॉलिसी हमेशा यही रहेगी और वो कभी भी ज़ायनिस्ट लॉबी को खफा नहीं कर सकते, चाहे वो फलस्तीन फ्लैट हो जाए, पूरे गजा के मुसलमान मर जाए। आई थिंक सो हम देखा कि बाइडेन इंतजामिया के अंदर हमने ये यूक्रेन और रशिया वाला मसला भी छिड़ते हुए देखा, जबकि अगर हम ट्रम्प की दौरे सदारत उठा लें तो उन्होंने जो अफगानिस्तान से इनखला था फ़ौज का, या वहाँ पे एक वो जंग बंदी के मामला हुए, सारे ये वाले मामला हमने देखे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ट्रम्प ये बार बार क्लेम भी करते हैं कि वो उनके लिए अमेरिका के जो वसाइल हैं, अमेरिका कम्स फर्स्ट, वो अमेरिकन इकॉनमी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो जो फॉरेन पॉलिसी है उनकी बाकी ममालिक के लिए बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कामिला? आमना, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, कहने की हद तक तो ये बहुत बड़ी बात है जो ट्रम्प साहब कहते हैं कि जी मैं बाहर की जंगों पे पैसा नहीं खर्च करूँगा, यही पैसा अपने टैक्स पेयर पे खर्च करूँगा, उनको मैं बहुत ज़्यादा सहूलतें दूँगा, मैं क्यों, वाई शुड आई स्पेंड अमेरिकन मनी ऑन फॉरेन वार्स। और अभी देख लें 200 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं यूक्रेन पे, 50 बिलियन डॉलर रुका हुआ है, वो इसकी मुखालफत कर रहा है जिस तरीके से ट्रम्प, वो लगता है कि वो नहीं चाहते ये हो। लेकिन आमना, एक बात हमें सबको जहन में रखनी चाहिए कि अमेरिका की आप 150 साल की तारीख में इस्टेब्लिशमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है। दो अदारे जो है ना वो बहुत हावी हैं, एक CIA और पेंटागन, ये दोनों हावी हैं वाइट हाउस पे और स्टेट डिपार्टमेंट पे। इनकी बात हमेशा मानी जाती है और जंगों के हवाले से वो कहा जाता है कि वॉर इकॉनमी अमेरिका की जो है वो चलेगी तब जब यह कि दुनिया में जंगें रहेंगी। अब देखें, जो लोग कहते हैं अमेरिका ने $1 ट्रिलियन खर्च किए अपना अफ़गानिस्तान में, वो कहते हैं नहीं, 1 ट्रिलियन के करीब ज़्यादा पैसा हमारा वापस आ गया बहुत सारी और सूरतों के अंदर। तो ये तो उनको परवाह नहीं है। एक बात परवाह लग रही है मुझे कि इस वक्त जो फ़िज़ा बन गई है ये गज़ा ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब जिस अंदाज से आप देखने के लोग चल रहे हैं और आप अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो लगता है कि इन्हें को अपनी पॉलिसी शिफ्ट लाना पड़ेगा। कितना आसान होगा पेंटागन को बाईपास करना है, CIA को, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन अब जाहिर है क्योंकि ये एंटी स्टैब्लिशमेंट है, ट्रम्प बातें तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी बातें इन्होंने इजराइल के हक़ में कही हैं, कामला ने भी नहीं कही। एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, इन्हें कहा किल दैम, ये उसको कह रहे थे नेतन्याहू को, किल दैम। तो बात यह है कि ये ज़ायनिस्ट जो है ना, ये तो यहूदी नहीं है, तो ये तो अब जिसको कहते हैं क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट नहीं है। ये एक वो नुक्ता नज़र है कि दुनिया को आपने कैसे आमना अपने हाथ में रखना है। इनका ये ख्याल है कि जी अब आइंदा फॉरेन फ्रंट पे इन्हें साउथ चाइना सी में परेशानी हो रही है। और दूसरा ये है कि ट्रम्प का जो कहना है कि जी मैं आके चाइना का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में ख़त्म करूँगा और उनकी सियासी और जो पॉलिटिकल इक़्तिसादी पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ मैं काम करूँगा। अब सवाल ये है कि ये आने के बाद कितना ये वायबल होगा, कितना आसान होगा, करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ अपनी जगह तय है कि जिस तरीके से यूरोप बिल्कुल थोड़ा हम देखते हैं कई वालों से डिसेंड करता है, इसी तरह से आप देख लें चाइना रशिया एक अपने अपने नए ब्लॉक बनाते जा रहे हैं, तो ये अमेरिका के लिए एक मुश्किल पेश आ रही है। रशिया चाइना के लिए ब्लॉक जो उनका वो बना हुआ है उधर क्वाड वाला, वो बड़ा मजबूत है, लेकिन बाकी जगहों पर मेरा ख्याल है इनको नज़रसानी करनी पड़ेगी। और आखिरी बात आमना मैं बताऊँ, इस इलेक्शन के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जंगों को जारी रखना और गजा के मामले में जो दुनिया मेरा ख्याल है अमेरिकन को इस हवाले से कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, रशिया चाइना जिस तरह से अभी ये एहतशाम साहब बात भी कर रहे थे, एक ब्लॉक भी बन रहा है और अब दोनों के मामलात में जो जितना हम देख रहे हैं कि असरअंदाज होते हैं ये US वाले मामलात, तो ये किसको देखना चाहते होंगे वाइट हाउस में? इनके लिए सूटेबल कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका जो मुल्क है उसकी अगर आप पॉलिसीज़ और प्लानिंग को देखें तो अमेरिकन हुकूमतों के तब्दील होने से, चाहे रिपब्लिकन आए चाहे डेमोक्रेट्स आए, इनकी जो नेशनल पॉलिसीज़ होती है, बड़ी नेशनल पॉलिसीज़, जिसको सुपरवाइज़ करता है अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, ये वो इदारा है, अगर आप रिसर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि जो पूरे अमेरिका की अहम तरीन पॉलिसीज़ को कंट्रोल करता है। और इसके नीचे स्टेट डिपार्टमेंट है, CIA है, लोअर हाउस है, अपर हाउस है, या आपके पेंटागन है। जो मेन है वो अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है।
और उनका इंटरेस्ट जाहिर है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है फॉरेन पॉलिसी पे ले लीजिएगा तो इजराइल को फुल सपोर्ट करेंगे, जैसे कि नाम से भी जाहिर हो रहा है। तो ये इनकी हुकूमतों से तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात कि फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से जाहिर है कि अमेरिका का इंटरेस्ट होगा कि वो सुपर पावर ही रहे, चाइना को कंट्रोल में रखे, रशिया को कंट्रोल में रखे। तो इन दोनों के लिए, दोनों ममालिक के लिए, कोई भी ट्रंप आ जाएं या कैमला हैरिस आ जाएं, उनको भी पता है कि जी हमारे हवाले से कोई पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, न मुसलमानों के लिहाज से, न फ़लस्तीन के लिहाज से, न इजराइल के लिहाज से, यूक्रेन की आवाज़। अच्छा, मैं एक यहाँ पे कोट कर दूं जो आपने सवाल किया था। देखिए, ट्रंप ने जो है ना एक बड़ा वादा किया था, जिसमें से एक तो पूरा किया। उन्होंने कहा था कि अपने दौर में कि जी मैं जितने भी दुनिया के ममालिक में अमेरिकन फ़ौज है उन सबको विड्रॉ कर लूँगा। हम कोई ठेकेदार नहीं है कि हम उनको की ठेकेदारी करें। एक स्टेटमेंट उनका था, और दूसरा ये था कि वो जंगों से अपने आप को निकालना चाहते हैं। इवन कि यूक्रेन के हवाले से वाज़ेह बयान है कैमला, और इसका कैमला कहती हैं कि हम वहाँ जंग जीतेंगे। ये कहते हैं कि हम रशिया के साथ बात करके 24 घंटे के अंदर मसला निकालेंगे। तो लेकिन लास्ट टाइम जो हुआ था अफ़गानिस्तान पे तो इन्होंने काम किया और जंगों को जो है वो ख़त्म किया। लेकिन जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालों में अमेरिकन जो बैठे हुए हैं आपके फौजी नहीं कर सके, उसकी वजह ये थी कि वो अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी का इंटरेस्ट था। अब जो इम्पोर्टेंट वोट जो पड़ेंगे उनको, वो इंटरनेशनल इश्यूज पे नहीं पड़ेंगे। चलिए फ़लस्तीन और इस पे तो आ जाएंगे, लेकिन जो मेन पड़ेगा वो डोमेस्टिक इशूज़ है, खासतौर पे इमिग्रेशन का इशूज़ है, हेल्थ का इशूज़ है, जिसके ऊपर आते हैं अमल का आ रहा है, मईशत का इशूज़ है, बेरोजगारी का है, टैक्स के इशूज़ है। ये वो इशूज़ है जिसके ऊपर पब्लिक जो है वो ख़ास तौर पे स्विंग जो साथ आपके जो रियासतें हैं वो मूव करेंगी, और यही वो रियासतें हैं जो इन इश्यूज़ को देखती हैं। और माजी में अगर आप जितनी भी रिसर्च करें वो डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर दोनों को वोट्स पड़ते हैं और आगे पीछे होता है। जी जुल्फ़िकार साहब, दुनिया के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है ये इलेक्शन, बड़ी हम देख रहे हैं कि उनकी बड़ी नज़रें हैं इस पर। क्यों, इसकी रीज़न क्या समझते हैं आपके? अगर कोई आता भी है तो वो किस हद तक तब्दीली लेकर आता है? देखिए, रीज़न सबसे बड़ी बात है, अभी जो हम डिस्कस हमने 2 सेगमेंट में जो है वो डिस्कस किया कि जाहिर है इनका एक वो बाइपोलर वर्ल्ड है नहीं अभी, जो है वो उसमें जो है ना एक यूनिपोलर वर्ल्ड में उनकी अहमियत है। वो अफगानिस्तान में कितने मुझे बताएं कि नी जर्क जिसको कहते हैं उससे उन्होंने एक्ट किया और कहा कि पाकिस्तान को भी कह दिया हमारे साथ हो तो आप जंग के ख़िलाफ़, उसके टेररिस्ट के ख़िलाफ़ हो, अगर हमारे आप साथ नहीं हो तो इसका मतलब आप टेररिस्ट के साथ हो। तो उन्होंने मिडल ईस्ट में क्या किया, आपका सीरिया में क्या किया, इसमें इराक, ईरान के साथ, जाहिर है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन अब क्योंकि जब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि थोड़ा सारा एक शिफ्ट है और वो कैंप वाली दोबारा से एक जो नज़र आ रही है, और एक सियासत और एक दुनिया जो है उसमें दोबारा अपने अपने उस होगा, नियर फ्यूचर में तो नहीं है लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि उभरते हुए जिस तरह रशिया, चाइना, ये एक वो हो रहा है। इंडिया अपने आप को क्या करे, कहाँ करे, किस तरह बैलेंस करे, किसी हद तक तो बैलेंस कर, लेकिन इस तरह बैलेंस शायद कर भी ना पाए। ये एक वो जो चाइना का जो एक असर है, आप देखें चाइना का असर इस हद तक कि तमाम उन्होंने जो है फ़लस्तीनी ग्रुप्स को बुलाकर अपने साथ सबको बिठाया और सबको कहा कि जो मारदाड़ आपने किया है वो आप मारदाड़ को ख़त्म करें, और इसको ये तमाम उससे पहले, और सऊदी अरब को और ईरान को किस तरीके से कि CIA को 2 साल तक बिनक बिना पड़ी कि किस तरीके से उन्होंने किया, और उसने वो किया जो सबसे ज़्यादा उनके लिए कोई मसला बना। और आज शायद हम समझते हैं कि ये इसकी पॉलिसीज़ है चाइना की। अगर चाइना कम से कम आज साथ नहीं दे रहा, उसका ईरान का साथ नहीं दे रहा सऊदी अरब, लेकिन सऊदी अरब बिल्कुल उस तरफ भी टिल्ट नहीं है, वो बिल्कुल अपने तौर पर खामोश है, कुछ कर नहीं रहा। लेकिन पहले तो वो इस्तेमाल होता रहा है और तमाम ईरान के खिलाफ और तमाम उसमें फ़लस्तीनियों को इतना ज़्यादा तो ये कम से कम ये सबसे बड़ी उनकी अहमियत है। और कुछ इश्यूज़ हैं जो फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान और इंडिया के बारे में शायद थोड़ी बहुत वो कोई बैलेंस, कभी इम्बैलेंस हो जाता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं।
और अदरवाइज चाइना के बारे में उनकी कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी, रशिया के बारे में कोई चेंज नहीं होगी, नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई उनकी जो है ना वो चेंज इस तरह से यकसर पॉलिसी चेंज नहीं होगी। उसमें थोड़ी सी वो क्या कहते हैं कि आपने कोई कार्ड अपने खेलने होते हैं, आगे पीछे वो आपने करना है। यूक्रेन में आप देख लेना, अगर ट्रंप आ भी जाता है, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप बिल्कुल ही कोई इस तरह कोई काम कर ले कि जिससे जंग फौरन बिजली की बटन की तरह रुक जाए और वो कि नहीं जी बिल्कुल हम नेगोशिएशन आपके साथ करते हैं। कतन वो ये जंग जीत के, अगर जीतते हैं ये जीत के, तो उन्होंने दुनिया को बताना है कि हमने किस तरह रशिया को दबा दिया। और रशिया के लिए भी सर्वाइवल का मसला है कि उसने इस जंग को जीतना है और नेटो और उसके तमाम जो जितने इत्यादि अमेरिका के इत्यादियों को दूर रखना है। ये उनका वो है जी। चलें जी, आपका पॉइंट इस हवाले से आगे एक ब्रेक लेते हैं। बाद पाकिस्तान में जो इस वक्त अहम मामला है, ख़ास तौर पे PIA की निजकारी को लेकर, उस पर बात करेंगे। IMF का दबाव है और हम देख रहे हैं कि PIA को जिस तरह से उसकी बोली लगाने की कोशिश की गई, जो सारे मामला सामने है उसमें एक ही बिडर सामने आया और 10 अरब की बोली के साथ सामने आया, जिसको फ़िलहाल कहा जा रहा है कि उस पर भी गौर व फिक्र जारी है। लेकिन इस दौरान बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि पहले खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अपना इंटरेस्ट शो करवाया गया इसको एक्वायर करने के लिए, और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं और इस वक्त उनके चचा वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं, सरबराही कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की, यानी वज़ीर आज़म हैं, वो बेचना चाह रहे हैं और यहाँ से मरियम साहिबा ने ख़रीदने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। अब ये सारे मामले में क्या ये जो सूबाई हुकूमतें हैं इनको PIA को ख़रीदने में दिलचस्पी जाहिर करनी चाहिए, एक्वायर करने के लिए, क्योंकि ये मामला फिर मुतनाज़ भी हो सकता है। किस तरह से हमारे पैनलिस्ट इसको देख रहे हैं? एहतशाम साहब। देखिए आमना, मेरा ख्याल है इससे बड़ा मजाक कोई नहीं होगा, और मुझे तो लगता है कि जितना इस ट्रांजेक्शन जो नहीं हुई इससे प्राइवेटाइजेशन को, निजकारी को की साख को जितना नुकसान पहुँचा है, मेरा ख्याल है शायद बहुत ही क्लॉसल है। अब सवाल तो लोग यही कर रहे हैं, आप भी कर रही, मैं भी कर रहा हूँ कि 6 बिडर्स थे, आखिर में एक रह गया, वो 6 बिडर्स क्यों नहीं आने दिए? और इससे पहले 1 महीना पहले जो बिडिंग हो रही थी उसमें एक बिडिंग तो आके चलाया, हमारे TV पे भी उसको प्रोग्राम दिखाया गया कि जी मुझे अंदर ही नहीं आने दिया गया। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ धंधा किया गया था। और दूसरा ये देखें हम ना कि एक ग्रुप जो है रियल इस्टेट वाले हैं जिन्होंने कोई तजर्बा नहीं एयरलाइन का, उन्हें देने की बात की गई, और देखें $10 बिलियन 85 बिलियन रेफरेंस प्राइस रखी। अब वो कहते नहीं जी वो तो हमने उनकी लाइबिलिटी शामिल करके 210 बिलियन की हमने ऑफ़र की थी, जो कि मैं नहीं समझता ऐसी बात थी। देखिए अब यह कि फॉरेन इन्वेस्टर को हमने क्या मैसेज दिया कि जी पाकिस्तान में ये भी है कि जो रेफरेंस प्राइस दी जाती है बहुत बढ़ा के दी जाती है, नतीजतन वो कहते हैं कि ये शायद ठीक नहीं होगा। तो अब देखें ना, अब सवाल तो लोग कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया, और इसलिए किया गया कि जी किसी एक को फ़ायदा पहुंचाना था। अदरवाइज़ आप देख लें जिस तरीके से 800 अरब की एक लाइबिलिटी है उसकी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। और दूसरा उन्होंने कहा था हुकूमत ने कि $500 मिलियन जो भी इन्वेस्टर आएगा $500 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, उसने किसी का नाम ही नहीं लिया। और फिर ये आमना मुझे बताएं, जो बंदा ख़रीदार है उसको आप कहें कि जी ये जो 7000 मुलाजमीन हैं 3 साल के लिए रखे, भाई वो क्यों रखे? गैर ज़रूरी लोगों की वजह से, सियासी बुनियादों पे भर्ती की वजह से PIA का हाल हुआ है, आप उन्हें कह रहे हैं रखें। तो मेरा ख्याल है इनिशियली जो ये प्लान किया गया गलत तरीके से किया गया। अभी इसके बाद क्या मैसेज आएगा? स्टील मिल को आप पीपल्स पार्टी वाले नहीं आने दे रहे, वो कहते हैं जी हम ले लेंगे, ना वो लेते हैं ना कुछ करते हैं। देखिए स्टील मिल मुझे याद है 2004-05 में वो $345 मिलियन की ऑफ़र लगी थी, इफ्तिखार चौधरी जड़ों में बैठ गए, उन्होंने जनाब नहीं होने दी, आज उसको $30 मिलियन पे भी कोई लेने के तैयार नहीं। तो ये PIA जो ऑपरेशनल जहाज आप देख लें 33 में से 18 जहाज रह गए, इसको कौन चलाएगा? तो मेरा ख्याल है जब तक शफाफियत नहीं रखी जाएगी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये वैसे सूबाई हुकूमतें इंटरेस्टिंग क्यों है ख़रीदने में? इसको तो सफ़ेद हाथी लाइबिलिटी है ख़जाने पर, तो ये एकदम से सबकी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई इसमें? चलिए आपके सवाल के ही ले लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो PIA का कुल असासा है, असाजात की जो रकम है वो तकरीबन 73 अरब रुपए है, ठीक है जी। और इन्होंने जो बिड रखी थी 85 अरब रुपए के करीब रखी थी, और ऑफ़र आई है 10 अरब, और एक और जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने 20 अरब की बात की है। ये तो हो गई, और आपको पता है कि इस पर जो कर्जा है वो तकरीबन $3.25 अरब यानी तकरीबन 800 अरब रुपए के करीब है, और जो भी पार्टी लेगी तकरीबन 200 अरब रुपए उसको करना है। अब रही पंजाब की बात, तो मेरी समझ में नहीं आया सर मैडम कि एक ऐसा शख्स जो इस मुल्क का, पंजाब का वज़ीर ख़जाना रहा हो, जो इस मुल्क के पंजाब का वज़ीर आला रहा हो,
और जो इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो, वो ये कहता है कि PIA को जो है वो पंजाब हुकूमत ख़रीद ले, वो सवाल ये पैदा होता है कि ये मसलन कहाँ से आपने ये चीज़ अखज़ किया। मसलन सर पीटने को के आता है कि एक ऐसा शख्स जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो। सर उनकी साहबजादी की ख्वाहिश है, नन्ही सी ख्वाहिश। जी बात देखिए ख्वाहिश की नहीं है, ख्वाहिश है तो आप अपनी रकम, हाँ आपके पास ऐसी रकम है, अगर आपने मरियम को कहा है कि भाई हम तो खरबपति लोग हैं, हम PIA को खरीद लें, चले आ जाएं, बिड पे कोई मसला है। लेकिन पंजाब हुकूमत जो एक टैक्स मरकज़ को नहीं देती है और उसका ये काम ही नहीं है, उसका काम ये है कि वो तालीम पर खर्च करे, वो सेहत पे खर्च करे, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करे, वो स्मोक का मामला जो है उसको बेहतर करे, वो वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क्स पे आवाम के लिए सहूलियात पैदा करे। तो ये काम है पंजाब हुकूमत का, और उसके लिए पंजाब हुकूमत हाथ उठा के बैठी है कि हमारे पास फंड नहीं है, वो मरकज की तरफ देख रही है कि मैं सब पैसा दो भाई, पैसा दो। टैक्स तो आप पैदा करते नहीं है, आप सिंध तो नहीं है, कराची तो नहीं है, और आप खरीदने चले हैं। PIA को बताइए कौन सा रूल्स है, कहाँ का रूल्स है, किस तरीके से है, क्या है आपके पास। हाँ, मैं नवाज शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा ये तमाम बात कहने का कि अगर और देखिए चेले जो इनके चेले हैं ना, PMLN के जो हुकूमतों में बैठे हैं, खासतौर पे जो आपके जो खुशामद पसंद लोग हैं, यार निकल के आ गए जी, मियां नवाज शरीफ ने कह दिया अब हम तैयारी कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो खरीद लेगी। ओ भाई खैर कहाँ से खरीदेगी, कौन सा कानून है, कौन सा रूल्स है, तो पहले सूबे को दिया गया है, और दूसरा ये है कि ये पैसा कहाँ से लाएंगे, जरा बताएं तो, आइए जस्टिफाई तो करें। हाँ, अगर नवाज शरीफ साहब अपने खरबों रुपए में जो उन पर कहा जाता खरबपति आदमी है वो खरीदना चाहें, मरियम नवाज खरीदना चाहें, अपनी निजी एयरलाइंस बनाना चाहें, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करें जो रिक्वायरमेंट है। बाकी एक ऐसा शख्स जो मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहा हो, मरकज को भी जानता हो, वजीर खजाना भी रहा हो, पंजाब का वजीर आला भी रहा हो, ये एक मजाक बन चुका है। बिल्कुल जुल्फिकार साहब, ये पर्सनली एक्वायर क्यों नहीं कर रही शरीफ फैमिली? अगर इतना बड़ा मसला है जी, IMF का दबाव है और उस कंडीशन को भी पूरा करना है जो टर्म्स रखी गई, तो वो पर्सनली एक्वायर कर लें, मामला तो इनके ठीक ठाक है। देखें, बात यह है कि मुझे कोई ये मजाक लगता है, कोई इतना ज़्यादा कोई संजीदा बात नहीं है। वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है ना एक भड़क मार दी कि मैं बिड देने के लिए तैयार हूँ, उसके जवाब में उन्होंने भी एक ये बात कर दी। ये कुछ संजीदा बिल्कुल नहीं है, और जिस तरह भी बात की गई, दानिश साहब ये बात कर रहे थे, और ये बिल्कुल हुकूमतों का क्या काम है, वो कारोबार करना, कि हुकूमत सूबाई हुकूमतें कारोबार करें, वो सूबाई हुकूमत जो पब्लिक का पैसा है किस कानून के तहत कहीं वो इन्वेस्ट करेंगे, किस चीज़ पर वो लगाएंगे, किस तरह उनका काम नहीं है। एक ज़्यादा उन्होंने एक काम कर दिया, बैंक बना लिए अपने, खैबर पख्तूनख्वा ने भी बैंक बना दिया, पंजाब ने बना दिया, मेहरान बैंक भी हो गया, या वो बेनज़ीर गालिबन एक बैंक है वो हो गया। बोलान बैंक बना नहीं सके, कोशिश की उन्होंने, वो बलूचिस्तान की हुकूमत तो खैर वैसे ही खुदा हाफिज़ है, वो नहीं बना सके। मुझे लगता है अलबत्ता ये मजाक ज़रूर है कि क्या 10 अरब रुपए जो उसका वो आया, और उसके बाद ये निजकारी जो है उसके किस तरह करेंगे, क्योंकि PIA का हाल बहुत बुरा है। सियासी बुनियादों पर जो पार्टी भी आई उसने भी जो है सैकड़ों की तादाद में लोगों को खपाया, अपने लोगों को, अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को, या जो उनको वोट देते थे उस वक्त उसकी सूरत-ए-हाल ये हो गई कि अभी जो है दिन के जो है करोड़ों रुपए जो है ना वो उसके नुकसान हो रहे हैं, लेकिन बुझी चल रही है। अब वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी मजाक कर रहे हैं कि जी हमारा क्या होगा और किस तरह होगा। भाई देखें, जब एक चीज़ कोई चल नहीं रही है, कोई नौकरी करने के लिए तैयार वहाँ नहीं है, जिस तरीके से भर्तियाँ की गई, आप फिर किस तरह चलाएंगे? यही होगा, किसी दिन बट्टा बैठ जाएगा। और आज भी PIA से ज़्यादा लोग, पाकिस्तानी लोग कहते थे कंपटीशन का माहौल हो, कंपटीशन के बावजूद जो है लोग सफ़र करते हैं, कहते हैं भाई PIA का छोड़ दें, उसका पता नहीं कैंसिल भी हो जाता है इस रूट पे, और जी 2-4 घंटे होते हैं, दूसरे जो है। आपने देखें, जब से प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया, कोई हुकूमत कामयाब नहीं हुई, किसी ने, चाहे फौजी थी चाहे सियासी थी, कोई कामयाब नहीं हुई। मुझे बताएं, इसमें टेक्नोक्रेट भी आए, बड़े आए, कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा प्राइवेटाइज करना ही बेहतर है इनको। ओके शाह साहब, एक जानिब एक ही बिडर, और वो भी आके टीवी पर बात कर रहे हैं कि हमने तो फिर 10 अरब की बोली लगा दी है, मेरे कंसल्टेंट कह रहे हैं तो $1 की बनती है इसकी कीमत, तो जिस तरीके से उन्होंने मजाक किया। दूसरी जानिब 2 हुकूमतें, अब उनके दरमियान रस्साकशी शुरू हो गई है जी, दोनों ने अपना इंटरेस्ट शो करवा दिया है। अब अगर गंडापुर साहब की बात की जाए, उनका विजन क्या है PIA को लेकर, क्यों एक्वायर करना चाह रहे हैं?
विजन अपनी जगह पे देखिए, वो तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जाने से खत लिखा गया, मे भी एक पॉलिटिकल स्टंट था, और उसके ऊपर जो मियां नवाज शरीफ साहब ने वहां से एक जो है वो शोशा छोड़ दिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके जो 3-4 बड़े इस वक्त पाकिस्तान के हैं, उनके एसेट्स कितने हैं। जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, वो तकरीबन कुछ 1200 अरब रुपए एक साहब के हैं, कोई इससे ज्यादा अगर आप देखें 1900 अरब दूसरे साहब के हैं, 2200 अरब तीसरे साहब के हैं। तो ये खुद जाके मेरे ख्याल में खरीद सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज मेरी नजर में वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग इन्होंने की थी, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद इल प्लानिंग की वजह से इतनी बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की भी पीआई, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद इल प्लानिंग की वजह से इतनी बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की भी पीआई की भी, इनको पहले सारी चीजें अंदाजा था, इन टर्म्स कंडीशन वो डिसाइड करते हैं। अगर इनके पास एक बिडर आ रहा है, वो रीबिडिंग हो सकती थी, दोबारा हो सकती थी, सहबारा हो सकती थी। मेरे ख्याल में ये कोई जाके एक कोई किसी बिल्डिंग का मलबा तो जो है ना वो ऑप्शन नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के मामला के ऊपर जरूर इलविल होती है, और आप देखेंगे इसके ऊपर चीजें निकलेंगी। जो अलीम खान साहब है वो भी कम जो है वो अमीर आदमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर और बड़े बड़े इस तरह के नाम है। तो मेरे ख्याल में इंडिविजुअली, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इंडिविजुअल्स तो खरीद सकते हैं, लेकिन हुकूमतों का काम नहीं है। बिल्कुल, हुकूमत कभी भी इस चीज़ के अंदर अगर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहती है तो उसका एक शायद शोशा हो सकता है, एक पोलिटिकल स्टंट हो सकता है, जस्ट टू कहते हैं अपने अवाम के अंदर मकबूलियत हासिल करने के लिए। वो शायद कि उनको बड़ा दुख है अपने एसेट्स का और अपने कौमी जो इदारे हैं उनका। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की जो है वो सीरियस ये कंसल्टेंट को दिया ना पंजाब करोड़ रुपया जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से। ठीक है, डॉक्टर साहब भी कुछ ऐड करें। छोटा सा स्टेटमेंट ये है कि अली अमीन गंडापुर अभी नए सदर, वो नए वज़ीर आला बने, वो कोई पुराने सियासतदान या हुकूमती ओहदे पे नहीं रहे हैं वो, और इस किस्म की फजूल बातें करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो इतना बड़ा ब्लंडर मारेंगे। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, 1 दफ़ा, कई दफ़ा, 2 दफ़ा मेरा ख्याल है शायद वज़ीर आला रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर को नवाज शरीफ से ना मिला है प्लीज़। ठीक, चलें जी, आपका इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। मैं पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।